हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में समझे तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में हम समझने वाले हैं। आपको विदित होगा ये टॉपिक जेनेटिक्स के अंदर यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत हम इसमें पढ़ते हैं। इस सिद्धांत में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, पहले हम उनको समझेंगे और उसके बाद में हम इस थ्योरी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो शब्द है वो है क्रोमोसोम से संबंधित और दूसरा जो शब्द है वो है इनहेरिटेंस। दोनों को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। द टर्म क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फॉर कलर, क्रोमा एंड बॉडी मीन्स सोमा, यानी कलर्ड बॉडीज़। यानी क्रोमोसोम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर से और सोमा का मतलब होता है बॉडी से। यानी ये ऐसी बॉडी है या ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कलर एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कलर्ड बॉडी होती है, इसलिए इसको क्रोमोसोम नाम दिया गया है। ये तो बात हुई कि इसका शब्द का मतलब क्या होता है। अब इसका योगदान क्या होता है उस बारे में देखते हैं। Scientists gave this name to chromosomes because they are cell structures or body that are strongly stained by some colorful dyes such as acetylcarmine or jasma stain। अब ये कलर किस कलर से, किस डाई से स्टेन होती है, वो हो सकती है एसिटोकार्मिन से या जेस्मा जो स्टेन होता है उसके माध्यम से क्रोमोसोम अपने आप में रंग ले लेते हैं। ये तो इस शब्द का मतलब हो गया। अब हम समझते हैं वास्तव में क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल और प्लांट सेल्स। या हम यूँ कहें कि यह एक धागे नुमा संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होती है। ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन एंड ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए जिसको हम कह रहे हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और डीएनए के बारे में हमें पता है कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य करता है। तो क्रोमोसोम इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य कर रहा है। तो ये तो बात हुई सरल शब्दों में क्रोमोसोम के बारे में। दूसरा जो शब्द है इनहेरिटेंस, उसको हम समझते हैं। यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी आप क्रोमोसोम को देख सकते हो। आपको भी पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस, यानी इनहेरिटेंस एक तरह की प्रोसेस होती है, एक क्रिया है बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो एक पेरेंट से अगली जो जनरेशन जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसकी संतान जो कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। या हम कहें कि आनुवंशिक सूचना जो पेरेंट से उसकी संतति में जो जा रही है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी वंशागति कहते हैं। ये तो बात हुई इन दोनों शब्दों के मतलब की बात। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि इसको हम पढ़ते हैं। समझते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि इसका किस तरह से जेनेटिक्स में इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। ये पिछले वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि मेंडल के द्वारा 1865 में 1865 में जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स या इसके द्वारा मेंडल्स के द्वारा जो दिए गए कई लॉज थे उन्होंने 1865 में पब्लिश किया उनको। बट फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन आपको पता होगा कि ये 1900 तक इनके कार्यों को महत्वता नहीं मिली। इसके कई कारण थे।
उन कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद में हम इस थ्योरी के बारे में समझेंगे। क्योंकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था कि किस तरह लक्षण एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इनके बारे में मेंडल ने बताया। लेकिन उनके अपने जीवन काल में उन्हें ये पहचान नहीं मिल पाई। इसके क्या कारण थे उसको हम समझेंगे। उनको इनके जो कार्य हैं 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, लेकिन 1900 में 3 अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसके कार्यों को डिस्कवर किया, हम यूँ कहें रीडिस्कवर किया, क्योंकि डिस्कवर तो मेंडल ने पहले ही किया था, लेकिन इनके कार्यों को वापस उन्होंने इन वैज्ञानिकों ने देखा, इसलिए इसको रीडिस्कवर कहते हैं। मेंडल्स रिजल्ट्स वर इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाय हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमॉक। इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा 1900 में मेंडल के जो वर्क्स थे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स से संबंधित जो भी लक्षण थे उनके बारे में इन्होंने खोज की कि किस प्रकार से वंशानुगति होती है। इन्होंने कैसे पता चला या उनकी किस तरह से उन्होंने काम किया, ये तो उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद है कि उन्होंने अपने खुद को रिकॉग्नाइज नहीं लेकर उन्होंने मेंडल को उनका क्रेडिट दिया जो उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन मेंडल को उस समय क्यों नहीं, उस बारे में इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली? पहला इसमें कारण रहा था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। यानी जब मेंडल काम कर रहे थे तब उनके कार्यों को इतना उस समय इतना कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था और इतना वाइडली भी उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया था, क्योंकि कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे, यानी इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाने के माध्यम थे, या संसार भर में सभी लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं था। तो एक कारण कहीं ना कहीं वो समय काल रह गया कि उस समय कम्युनिकेशन आज जितना है उतना नहीं है। आज तो कई सारे माध्यम हमारे सामने हो गए हैं, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ डालो आपको तुरंत कहीं में भी आप किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसी सुविधाओं का अभाव था। दूसरा जो कारण माना जाता है मेंडल कंसेप्ट्स ऑफ द जीन्स। मेंडल ने एक्चुअली जीन का कंसेप्ट नहीं दिया था, उन्होंने फैक्टर कहा था कि जो भी कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको मेंडल ने फैक्टर कहा, जो कि वर्तमान में जिनको हम जीन्स के रूप में जानते हैं। उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, यानी सेपरेट अलग अलग तरीके से अपने आप में अलग यूनिट की तरह काम करते हैं। दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, जो कि जो करेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, और वो जो करेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को छुपाते नहीं हैं। मीन्स वो एक पीढ़ी में अगर एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो एक दूसरे के करेक्टर्स को छिपाते नहीं हैं। नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज contemporaries as an explanation for apparently continuously variation seen in natures, क्योंकि सभी में उस समय इस तरह की यूनिफॉर्मिटी हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि संसार में इतने सारे स्पीसीज़ हैं, उनमें सभी प्रकार के जेनेटिक्स के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं। और उनके साथी जो उस समय थे, उस जब मेंडल काम कर रहे थे, तो उस समय कहीं ना कहीं उस चीज़ को दूसरे पौधों पर मेंडल के द्वारा उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, ये भी उस समय उनकी खामियां रही। इसके अलावा मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, मेंडल ने जो समझाने का जो तरीका था या उन्होंने जो प्रिंसिपल्स जो दिए थे वो मैथमेटिक्स फॉर्म में दिए थे। टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। मेंडल के समय में जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट थे वो मोस्टली मैथमेटिकल फॉर्म में थे, और बायोलॉजिकल अगर कोई फिनोमेना है, बायोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट है और उसके लिए मैथ्स आ जाए तो वो तो वैसे ही उस चीज़ को समझने से पहले ही मना कर देगा। इसलिए उनके जो समकालीन जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को समझना थोड़ा सा अपने आप में ईजी भी नहीं समझा। ये भी कुछ कारण रहा था कि मेंडल के कार्यों को पूरी तरह से पहचाना नहीं गया उस समय। Mendel's work suggested that factors were discrete unit. He could not
ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। इसके अलावा मेंडल ने ये तो बता दिया कि जो भी कोई कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए एक डिस्क्रीट यूनिट जिसको फैक्टर मेंडल ने कहा वो होती है, लेकिन उसका फिजिकल प्रूफ मेंडल के पास में उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, माइक्रोस्कोप का भी इतना आविष्कार नहीं हुआ था। इस कारण से मेंडल को अपने समय में सफलता यानी उनको अपनी जो पब्लिसिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण और था कि 1859 में एक बुक निकली है चार्ल्स डार्विन की, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, जो कि ऑन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरीज पे बेसिस थी, और अधिकांशों बायोलॉजिस्ट माइंड वर प्री ऑक्यूपाइड विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने जब 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक का जब पब्लिकेशन किया तो उन डार्विन के द्वारा कई सारे स्टेटमेंट दिए गए कि जातियों का विकास किस तरह से होता है, तो अधिकांश वैज्ञानिकों का ध्यान सिर्फ उनकी बुक्स पर ही रहा और दूसरी होने वाली डिस्कवरीज़ पर उनका ध्यान ही नहीं गया, तो ये भी एक कारण उसमें माना जाता है। इसके अलावा मेंडल वर्क ऑन हार्ड हॉकवीक हाइरेंसियम बट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। मेंडल ने मटर के पौधे पर पाइसम सटाइमा पर काम किया, लेकिन हॉक वीड पर उन्होंने जब काम किया तो मटर के पौधे पर जैसे उन्हें रिजल्ट मिले ऐसे रिजल्ट इस पौधे पर नहीं मिले। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि जब कोई चीज़ यूनिवर्सली प्रूव नहीं हो पाई है तो कई वैज्ञानिकों का फिर ये मानना रहता है कि ये तो रिजल्ट ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मेंडल को जब वो जीवित थे तब उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन जब 1900 में 3 वैज्ञानिक ने इनके कार्यों को वापस डिस्कवर किया तब इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना गया। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में समझते हैं, दैट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इतना सारा बताने की क्या आवश्यकता है कि हम तो पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन ये बताने की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण ये है कि जब हम इनहेरिटेंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ते आए हैं उसको आगे क्रोमोसोम से जोड़ने का कार्य कहीं ना कहीं ये मेंडल्स ग्रेगर जोहन मेंडल करते हैं, इसलिए उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी था। अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन 1900 3 बॉटनिस्ट, ये तीनों ही बॉटनिस्ट थे, हुगो डिवरिज जो कि हॉलैंड कंट्री से संबंध रखते हैं, कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, और एरिक वॉन शेरमॉक ये ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया से थे। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर, ये अच्छी बात यह है कि इन्होंने सेपरेटली, ऐसा नहीं है मिलके, इन्होंने अलग अलग मेंडल के रिजल्ट पर ही तीनों काम करके मेंडल के रिजल्ट पर ही पहुँचे, इसलिए यहाँ लिखा हो गया इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स किस प्रकार से आगे इनहेरिटेंस होते हैं, जो रिजल्ट मेंडल को मिले वही इन तीनों वैज्ञानिकों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें प्राप्त हुए। इसके अलावा also by this time due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। इसके अलावा सेल डिवीज़न की भी डिस्कवरी हो चुकी थी 1882 में, जब मेंडल 1884 में उनकी मेंडल की डेथ हो गई थी। तो जब मेंडल 1865 में जब उनके पेपर पब्लिश हुए उसके बाद में भी कई तरह के माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट में हुआ, यानी हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप विकसित हो रहे थे, सेल डिवीज़न के बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो इस वजह से 19 में जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इनको मेंडल से समानता मिली। इसके अलावा अभी भी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के आसपास ही घूम रहे हैं, एग्जैक्ट हम थ्योरी पर नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले ही हैं हम लोग कि उसमें क्या बात है क्या नहीं है उसको हम समझेंगे। This led to discovery of a structure in the nucleus, that is chromosome, that appeared to double and divide just before each cell division। यहाँ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पाया जा रहा है क्रोमोसोम, वो प्रत्येक सेल डिवीज़न में डबल हो जाता है और डिवाइड भी हो रहा है। इस वजह से उनको लग रहा है कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है जो कि सेल डिवीज़न करवा रही है और वही आगे जो कैरेक्टर्स होंगे उनको आगे भेजने का कार्य कर रही है। यहाँ तीनों वैज्ञानिक हुगो डिवरिज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन
शेरमॉक यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम समझते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो की पॉइंट है उनको यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी के द्वारा प्रपोज किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी के द्वारा दिया गया है। सटन जर्मन के थे और थियोडोर बोवेरी अमेरिकन थे। इन 1902 में नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन्स का जो बिहेवियर होता है सेम वैसा ही होता है, यानी उसी के पैरेलल होता है। यानी जीन्स जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही क्रोमोसोम काम करते हैं। एंड यूज्ड क्रोमोसोम्स मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, और इनके द्वारा जो क्रोमोसोम का अगर मूवमेंट को देखते हुए मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन भी किया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जीन्स के बारे में जिनको फैक्टर का नाम दिया था, जीन्स का जो वंशानुगति जैसे जैसे हो रही है वैसे ही क्रोमोसोम की वंशानुगति होती है। इस बात को वाल्टर सटन और बोवेरी के द्वारा 1902 में दिया गया है। इसके अलावा रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन, यानी इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, अगर कोई सेल 2n अवस्था में है और उसमें माइटोसिस होता है तो उसमें समान क्रोमोसोम रह जाते हैं। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इस 2n सेल n सेल में आधे क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स आर अकर्स इन पेयर, दोनों ही डिवीज़न में जीन्स पेयर्स में पाई जाती है और क्रोमोसोम्स भी पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो जो एलील होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम साइट पर प्रेजेंट होते हैं। ये है वाल्टर सटन और ये है थियोडोर बोवेरी। यहाँ हम सेल डिवीज़न के माध्यम से भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। इन सब से अलग हम नॉर्मली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीन्स जिस प्रकार से लक्षणों को सेल डिवीज़न से दूसरी सेल में जो ट्रांसफ़र करती है और जैसे करैक्टर एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम्स में भी विभाजन होता है और विभाजन के माध्यम से वो उसको दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि हम वर्तमान में जानते हैं कि जीन्स जो होती है वो क्रोमोसोम पर स्थित होती है, तो जीन जैसे काम कर रही है वैसे ही क्रोमोसोम काम कर रहा है। यहाँ एक सेल डिवीज़न के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में पहला जो क्रोमोसोम है ये दिखाया गया है और ये मान लो कि दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक नंबर ये दो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं या सिस्टर क्रोमोसोम्स कह दो। उसके बाद में ये तो अवस्था होती है जीवन के बाद में दूसरी जो अवस्था होती है वो एस फेज आती है, एस जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसमें जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, मींस अब एस में डबल होने के बाद में जब सेल G2 अवस्था में प्रवेश करती है तो यहाँ जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो भी डबल हो जाता है। मियोसिस अवस्था में आप जानते हैं कि मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट होती है। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में मियोसिस में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड ये गठित होती है। लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस की एनाफेज अवस्था में है ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये सब सेपरेट होकर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। पहले यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और उसके बाद में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर यहाँ पर एन
क्रोमोसोम वाले सेल का फॉर्मेशन कर रही है, यानी जर्म सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी अगर कोई जीन इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर स्थित है तो ये एक दूसरे की होमोलोगस होती है। तो यहाँ पर जो भी जीन पाई जाएगी उसका बिहेवियर और क्रोमोसोम का बिहेवियर समान होता है, यानी पैरेलल होता है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप। ये मियोसिस अवस्था को दर्शा रहा है। अब हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट जो है उसकी एनाफेज अवस्था में द टू क्रोमोसोम्स पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये दो कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है, इससे माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि पॉसिबिलिटी फर्स्ट में हम देखते हैं, हमने देखा कि वन लॉन्ग ऑरेंज, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, शॉर्ट ग्रीन, इसके साथ में शॉर्ट ग्रीन है क्रोमोसोम है। इस दूसरे लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाए गए हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, compare the chromosome of the 4 different color in the left and right columns. In the left column means इस वाली कंडीशन में orange and green is segregated together. Orange and green ये एक साथ अलग अलग होते हैं। इसको अगर और आगे हम समझें कि मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज है, ये एक दूसरे से मेटाफेज प्लेट में अरेंज होकर सेपरेट होते हैं। ये मियोसिस सेकंड की एनाफेज है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर सेपरेट होने के बाद में पहली कंडीशन ये है कि ये इस तरह से एक दूसरे से, क्योंकि जो ये एक क्रोमोसोम है ये दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ में भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन इसमें हम एक पॉसिबिलिटी ये लेके चलते हैं कि जो ऑरेंज के साथ में ग्रीन आ रहा है और येलो के साथ में रेड आ रहा है। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी दूसरी देखें जिसमें वन लॉन्ग ऑरेंज के साथ में शॉर्ट रेड क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाया गया है, लॉन्ग येलो इसके साथ में येलो के साथ में ग्रीन यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और यहाँ पर दूसरी जो संभावनाएं हैं इस प्रकार से भी हो सकती है, क्योंकि इनका जो मेटाफेज प्लेट पर अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से क्रोमोसोम के साथ में दूसरा जो क्रोमोसोम है सेग्रीगेट होता है। यानी सरल शब्दों में क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। बट इन द राइट हैंड कॉलम यानी पॉसिबिलिटी सेकंड में द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विथ रेड क्रोमोसोम्स, वो रेड क्रोमोसोम के साथ में सेग्रीगेट हो पाते हैं। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle. उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल को और दोनों को मर्ज करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की। अब हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम और जीन एक दूसरे से किस प्रकार से डिपेंड होते हैं। चाहे यहाँ पर क्रोमोसोम ले लो चाहे जीन ले लो, क्रोमोसोम कहीं पर भी ले लो या एक तरफ क्रोमोसोम ले लो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ क्रोमोसोम रखते हैं और इस तरफ यहाँ पर जीन रखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे समझते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, जीन भी पेयर में पाई जाती है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशंस सच एज दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट, यानी एक दूसरे से सेग्रीगेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। सेग्रीगेट एट द गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। सेम जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं वैसे ही जीन सेग्रीगेट होती हैं, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड होती है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स। अगर इंडिपेंडेंट पेयर्स है, इंडिपेंडेंट पेयर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एक नंबर का क्रोमोसोम है
और ये 2 नंबर का क्रोमोसोम्स है। तो 1 नंबर का क्रोमोसोम दूसरे के साथ में अगर पेयरिंग करेगा तो वो किसी के साथ में, दोनों स्ट्रैंड में से किसी के साथ में भी जुड़ सकता है। 1 पेयर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन, ये भी सेम उसी तरह से है। सो क्रोमोसोमल थ्योरी को हम और इलेबोरेट करें तो अगर पर्टिकुलर इन्हीं के स्टेटमेंट की बात करें तो बोवेरी के द्वारा स्टडी किया गया था एग ऑफ सी अर्चिन and told that it is necessary to have a complete set of chromosomes for the normal transformation of a organism. बोवेरी ने जो सी अर्चिन इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं उनके अंडों पर काम किया और उन्होंने बताया, told that it is necessary to have a complete set of chromosomes, कि एक क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट होना चाहिए फॉर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट होना आवश्यक होता है। दे कम टू कंक्लूजन दैट देयर आर इसेंशियल जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ऑन ईच क्रोमोसोम्स। उनका मानना था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं, यानी जिनके पास में आनुवांशिक सूचनाएं फिक्स रहती है, जो कि डिटरमाइन करती है किसी भी कैरेक्टर्स के लिए। तो ये तो बोवेरी ने बताया, लेकिन सटन ने भी कुछ बताया। वो क्या था? फाउंड मैनी सिमिलरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेंडल्स कैरेक्टर्स। वो क्या था? ही ऑब्जर्व दैट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट इन द सेम वे एज 2 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर्स सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन ए हाइब्रिड जनरेशन। किसी भी एक हाइब्रिड जनरेशन में गैमीट का जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं। और वो अलग कौन होते हैं? 2 अलग अलग जो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और वैसे की वैसे ही क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं। और इसी हिसाब से सटन ने भी कंक्लूड किया दैट मेंडलियन फैक्टर्स और जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम ओनली, कि उन्होंने बताया कि जो जीन्स होती है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती है। ये कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम क्या बताएं कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स ये थे: क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कि क्रोमोसोम के पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन सोमेटिक सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम के हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो जोड़े में पाया जाता है सोमेटिक सेल में। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम जो पाया जाएगा वो हमेशा पेयर में पाया जाएगा, और इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इज मेंटेन बाय इन सेल बाय सेल डिवीजन। किसी भी एक सेल में क्रोमोसोम की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए कोशिका में विभाजन होता है। द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी स्पेसिसिटी ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और उसकी क्वालिटेटिव जो विशेषता होती है, स्पेसिसिटी होती है, वो सेल डिवीज़न के माध्यम से ही मेंटेन्ड रहती है। ड्यूरिंग मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर। मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनाते हैं, एंड बोथ मेंबर ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। और जब ये पेयर बनाते हैं तो एक दूसरे से पेयर बनाने के बाद में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, यानी अलग होते हैं। मेंडलियन फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन्स आर सेग्रीगेटेडली इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मेटाफेज दैट इज जस्ट बिफोर गैमेट फॉर्मेशन। जैसे कि जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती है, उसी प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। इवन दो मेल और फीमेल गैमीट्स, स्पर्म और एग, डिफर इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी, दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सजेस्टिंग इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच पेरेंट्स। अब उनके पास भी जो मेल और फीमेल गैमीट्स होने के बावजूद भी उनका भी क्रोमोसोम का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और उनमें मॉर्फोलॉजिकली और उनकी जो साइज़ होती है उनमें डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन उनके
जो उनके क्रोमोसोम के जो पर जो जीन्स जो कॉमन मेल और फीमेल में पाई जाती है वो एक दूसरे से वैसे ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है। ईच क्रोमोसोम हैज़ इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होता है वो जीवन के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, वो है क्रोमोसोम्स। इसके अलावा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सटन बोवेरी के द्वारा दी गई है, इससे संबंधित कुछ एक आध टर्म हमें और ध्यान रखनी है, जो कि है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये महत्वपूर्ण टर्म है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में अगर पूछें कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया है, और वो है थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन के द्वारा, जिसको हम TH मॉर्गन के नाम से जानते हैं, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो वेरिएशन प्रोड्यूस किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा प्रूव किया गया है। ये थॉमस हंट मॉर्गन है। मॉर्गन ने काम किया एटीनी फ्रूट फ्लाइज पे, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नाम से जानते हैं, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच एज स्टडी ड्यू टू। इसको स्टडी के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने काम में लिया था, और वर्तमान में भी इसको एज ए मॉडल जेनेटिक्स में काम में ऑर्गेनिज्म के रूप में काम में लिया जाता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। कारण क्या है? दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। इनको आसानी से संश्लेषित जो भी माध्यम होता है उसमें ग्रो करवाया जा सकता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। इनकी लाइफ साइकिल 2 सप्ताह की होती है, 2 वीक्स की होती है। ए सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक सिंगल मैटिंग में इनके द्वारा बहुत सारी संख्या में प्रोजेनी उत्पन्न की जाती है, बहुत सारी फ्लाइज ड्रोसोफिला फल मक्खी उत्पन्न की जाती है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। जो मेल और फीमेल जो फ्लाइज जो होती है, फ्रूट फ्लाइज होती है, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती है, यानी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि मेल जैसे कि छोटा है और फीमेल यहाँ पर बड़ी साइज़ की है। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोपी। यानी लो पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है उसके माध्यम से भी इसमें अगर कोई चेंजेज आता है, वंशानुगति में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो इसको आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये बात हुई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस व उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी ठीक लगी होगी। थैंक यू टू ऑल।